वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव और मनी 9 पर आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो जो रिटायरमेंट और सक्सेशन प्लानिंग से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर के आता है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए कैसे तैयार हैं और आप अपनी संपत्ति के आगे के ट्रांसफर की प्लानिंग कैसे करें। तो इसी कड़ी में आज हम एक बहुत ज़रूरी कानून पर बात करने वाले हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। ये बताता है कि किसी हिंदू परिवार में संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। इस अधिनियम के तहत सबसे ज्यादा मदद मिलती है ये तय करने में कि जब किसी हिंदू व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, उनकी मृत्यु हो जाए और वो बिना वसीयत बनाए उनकी मौत हो जाती है, तो उस व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों, परिजनों या संबंधियों में कानूनी रूप से किस तरह से बांटी जाए। इस कानून का इस्तेमाल ये समझने के लिए किया जाता है कि पिता या माता की संपत्ति में बच्चों का अधिकार क्या होगा। ध्यान रहे, क्योंकि वसीयत नहीं है, इसे हम इंटरस्टेट कहते हैं। तो इंटरस्टेट की स्थिति में बच्चों का अधिकार क्या होगा, शादी के बाद बेटियां जो हैं उनका क्या अधिकार होगा उस संपत्ति पर, या फिर सौतेले बच्चे हैं। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स होते हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करता है। जाहिर तौर पर विल नहीं है, तो अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात के लिए हमें इस उत्तराधिकारी अधिनियम से मदद मिलती है। तो दूर की सोच में मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान जो हर शो में हमारे साथ रहते हैं, नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सोल्यूशन के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन। थैंक यू सो मच सर, आज आपने वक्त निकाला। हर शुक्रवार को हम ये शो लेकर के आते हैं जिसमें हम बात करते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट की। तो ये कितना ज़रूरी कानून है और आपको क्यों लगता है कि ये इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो शायद आप अपनी प्लानिंग, सक्सेशन की प्लानिंग जो है उसको आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसे जानना बेहद ज़रूरी है। इसको जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हार्डली 1% इंडियंस के पास विल है, तो 99% लोग तो इसी कानून के अधिकार में आते हैं। इसको जानने की दो रीज़न्स है। अगर मैंने विल नहीं बनाई तो मेरी संपत्ति कैसे बटेगी मेरे बाद, दूसरा मेरे को क्या अधिकार है अपने पिता या माता की संपत्ति में। दोनों ही चीज़ें मैं इससे जान पाता हूँ। तो एक हिंदू को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे संपत्ति पे क्या अधिकार है और मेरे बाद संपत्ति कैसे डिवाइड होगी। तो क्योंकि इसमें शब्द है हिंदू, तो ये क्या हिंदू परिवारों के लिए, हिंदू परिवारों पर ही लागू होता है? तो मैं चाहूँगी कि ये बताएं कि नियम क्या कहता है, ये किस किस पर लागू होता है? तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी है, हु इज़ अ हिंदू, राइट। पर इस कानून ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कौन हिंदू है। तो ये कानून कहता है कि अगर आप हिंदुइज्म को किसी भी फॉर्म में फॉलो करते हो, चाहे आप वीरेश्वत हो, लिंगायत हो, ब्रह्मो समाज के हो, आर्य समाज के हो, तो आप हिंदू हो। अगर आप बुद्ध मतलब बौद्ध हो, सिख हो या जैन हो, तो भी हिंदू हो। और उसके बाद तो उन्होंने एक ऐसी डेफिनेशन दी जो बिल्कुल ही क्लियर कर देता है। वो कहते हैं अगर आप इंडिया में रहते हो और आप एक मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या जू नहीं हो, तो आप क्या हो? आप हिंदू हो। तो आपके ऊपर ये कानून लागू हो जाता है। तो आप अगर इंडिया में रहते हो और आप क्या नहीं हो? मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू, अगर ये नहीं हो तो आप क्या हो? आप हिंदू हो और आपके ऊपर ये कानून लागू होता है। ओके, सो अगर आप हिंदू, बौद्ध या सिख और जैन से संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो ये कानून जो है यही तय करेगा कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और विल नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डॉक्टर जैन ने कही कि भाई 99% लोग विल बनाते ही नहीं, और इसीलिए इस कानून से तय होता है कि उनकी संपत्ति का आगे बंटवारा कैसे होगा। अब क्या होता है, हम अपने आसपास बहुत सारे इंटरफेथ मैरिजेस देख रहे हैं जैन साहब, आप भी देखते होंगे। अभी सोनाक्षी सिन्हा की शादी हमने देखी, इसके पहले भी फिल्मी सितारे हों, पॉलिटिकल हों, कॉर्पोरेट जगत के लोग हों, इंटरफेथ जब मैरिज होती है तो उसमें फिर किस तरह से तय होगा? अगर हिंदू लड़की ने किसी दूसरे धर्म के लड़के से शादी कर ली या फिर हिंदू लड़के ने किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी? तो हिंदूज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है या इम्पॉर्टेंट रूल है जो हर एक हिंदू को पता होना चाहिए। अगर एक हिंदू नॉन हिंदू से शादी करता है तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मैं उसके माता पिता की प्रॉपर्टी नहीं कह रहा, जो एंसेस्ट्रल पैतृक संपत्ति है उस पर उसका अधिकार खत्म हो जाता है। क्योंकि हिंदूज़ में अगर आप नॉन हिंदू से शादी कर लेते हो तो आप हिंदू नहीं रहते, और वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जिसका बेसिक रूल क्या है कि आपको एक हिंदू होना ज़रूरी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट रहने के लिए, राइट। जब इंटरफेथ मैरिजेस की बात आती है तो इंटरफेथ मैरिजेस में दो तरीके के आपको मैरिजेस मिलेंगी। एक, या तो आपने हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करी, एक आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करी।
अगर आपने हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करी तो शायद आपको हिंदू, आपके बच्चों को कुछ हिंदू वाला एक्ट के प्रावधान मिल जाए। पर अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी अपनी रजिस्टर कर ली तो अब आप पे इंडियन सक्सेशन एक्ट लग जाएगा, आपका एक्ट ही चेंज हो जाएगा। तो आपको जब आप वो शादी रजिस्टर करा रहे हैं, अगर आपकी इंटरफेस मैरिज है तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कि आप उसे हिंदू मैरिज एक्ट में करना चाहते हैं या स्पेशल मैरिज एक्ट में करना चाहते हैं। उसके हिसाब से आपके बच्चों के ऊपर जो कानून लगेगा वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए, ये हमने समझ लिया कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर आप जो है अपनी शादी को रजिस्टर कराएंगे तो इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है वो लागू हो जाएगा इस पर। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड होगी तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत फैसले लिए जाएंगे संपत्ति के बंटवारे पर। एक और सिचुएशन मैं आपके पास रखती हूँ, कई भारतीय जो है वो विदेशों में जाकर बस जाते हैं, ठीक है। अब विदेश में कोई जाकर के बस गया है और वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी कुछ संपत्ति जो है वो भारत में है, अब उसका बंटवारा कैसे होगा? और वो हिंदू हैं लेकिन वो रहते थे विदेश में, अब जो है नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होगा? तो अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। अब एक लॉ क्या कहता है, जो इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो उस कंट्री का कानून आपकी प्रॉपर्टी के बंटवारे पे एप्लीकेबल होगा जिस कंट्री में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो सपोज एक अमेरिकन व्यक्ति है जिसके इंडिया में एक फ्लैट है, समझो बॉम्बे में एक फ्लैट है। अब ये बॉम्बे का फ्लैट क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इस अमेरिकन की या इस अमेरिकन हिंदू की डेथ हो जाती है अमेरिका में। अब ये इंडिया में फ्लैट, इंडिया में, तो कानून कौन सा लगेगा? इंडियन कानून लगेगा। अब इंडियन कानून में अब ये देखेंगे कि इसका रिलीजन क्या है, तो इसका रिलीजन हिंदू है तो इस पे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लग जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी अमेरिकन होते हुए भी इंडियन हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से डिवाइड होगी। पर अगर ये प्रॉपर्टी मूवेबल है, इमूवेबल की, समझो इसके म्यूचुअल फंड्स हैं बॉम्बे में कुछ, या स्टेट बैंक के इस पे शेयर्स हैं, अब ये शेयर्स इंडियन के हिसाब से नहीं होंगे, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी मूवेबल होती है तो उस पर कानून लगता है उस कंट्री का जहाँ पे ये आदमी डोमिसाइल्ड था एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ज़्यादातर ये व्यक्ति क्या होगा, अमेरिकन सिटीजन होगा, वहाँ के डोमिसाइल होगा, वहाँ का वहीं पर ये परमानेंटली सेटल होगा। अब ये अमेरिकन कानून के हिसाब से डिवाइड होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले ये मूवेबल है या इमूवेबल है। इमूवेबल है तो जिस कंट्री में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसके हिसाब से डिवाइड होगा, उसका कानून लगेगा। मूवेबल है तो जिस कंट्री में वो आदमी रिजाइड कर रहा था परमानेंट, एज अ परमानेंट रेजिडेंट, उसके हिसाब से डिवाइड करेगा। अब इसमें एक और चीज़ है, मूवेबल क्या है या इमूवेबल क्या है। अब लैंड मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। लैंड के ऊपर जो ट्रीज़ हैं उनको हम मूवेबल मानते हैं। तो अगर मेरे पे एक बाग है इंडिया के अंदर, मैं एक अमेरिकन हूँ, तो मेरा लैंड जो है वो डिवाइड होगा एज़ पर इंडियन लॉ, पर मेरी जो फल हैं, क्रॉप्स हैं, पेड़ हैं, वो अमेरिकन लॉ के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जो सक्सेशन का कानून है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ज़रूर किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। अब हमने बात की कि ये तब लागू होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, जब आप बिना विल के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मैं एक एक करके कवर करना चाहूँगी। पहले लेडीज़ फर्स्ट के रूल से मैं ये कवर करना चाहूँगी, अगर कोई महिला है उसकी मृत्यु हो जाती है, उन्होंने विल नहीं क्रिएट किया है, तो फिर उनकी संपत्ति का बंटवारा हम किस तरह से होते हुए देखेंगे? अब इसमें दो पार्ट में से डिवाइड करते हैं। आप एक मैरिड हिंदू फीमेल है या अनमैरिड हिंदू फीमेल। तो अगर आप एक मैरिड हिंदू फीमेल हैं तो आपकी प्रॉपर्टी पहले, तो फर्स्ट जो ब्लॉक है जिसमें जाएगी वो है आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, और अगर किसी बच्चे की डेथ हो गई तो उसके बच्चे, इनमें बराबर बांट दी जाएगी पर स्ट्राइप्स। पर स्ट्राइप मतलब हर एक व्यक्ति को, हर एक एंटिटी को एक शेयर मिलेगा। तो सपोज आपके पति हैं, 2 बच्चे हैं और एक बच्चे की डेथ हो गई जिसके 2 बच्चे हैं, तो अभी कितने डिवाइड होंगे इसके पार्ट? इसके पार्ट डिवाइड होंगे 4 पार्ट्स में। पहला आपके पति का, उन 2 बच्चों का जो जिंदा है उनका, और एक जो बच्चा डेथ हो गई है उसका, तो 1/4 डिवाइड हो जाएगी। और जिस बच्चे की डेथ हुई है उसके बच्चे को 1/8 मिल जाएगी। तो उनको मिला के अपने पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं मिल सकती, राइट। अगर इनमें से कोई जिंदा नहीं है तो ये लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड पे चली जाएगी, और लीगल हेयर ऑफ हस्बैंड भी नहीं है तो इस लेडी के मदर एंड फादर में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। और अगर वो भी जिंदा नहीं है तो लीगल हेयर्स ऑफ फादर में जाएगी, और वो भी जिंदा नहीं है तो लीगल हेयर्स ऑफ मदर में जाएगी। तो ये पूरी एक स्टेप्स बनी हुई है, वो लाइन है कि कौन से हेयर्स को ये संपत्ति जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब आपने कहा मैरिड,
अगर मैरिड नहीं होगी तब तो पेरेंट्स को जाएगी, तब मदर एंड फादर में इक्वल। तो जो वो ऊपर वाली दो हैं वो छोड़ दीजिए, नीचे से चालू हो जाएगी। पर हिंदू फीमेल सक्सेशन के बारे में दो बातें हैं जो हर एक हिंदू मेल को जाननी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग इग्नोर करते हैं। और वो क्या है? अगर एक हिंदू फीमेल की जब डेथ हुई, उसके हस्बैंड तो जिंदा हैं पर उसके बच्चा कोई जिंदा नहीं है, ना बच्चों के बच्चे जिंदा हैं, तो जितनी प्रॉपर्टी उसको अपने पेरेंट्स की साइड से मिली, फादर या मदर से, चाहे वो विल से मिली हो, चाहे बिना विल से मिली हो, गिफ्ट में मिली हो, शादी के टाइम ज्वेलरी मिली हो, कुछ भी हो, तो वो उस सर्वाइविंग हस्बैंड को नहीं जाएगी, वो वापस पेरेंट्स के पास चली जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज मैं एक ऐसे फ्लैट में रहता हूँ जो मेरी वाइफ को मेरे फादर इन लॉ ने गिफ्ट किया था, या उनको विल से मिला था मेरी वाइफ को अपने फादर से, और हमारा कोई बच्चा नहीं है जब मेरी वाइफ की डेथ हुई, तो मैं इस फ्लैट में नहीं रह पाऊंगा उनकी डेथ के बाद, क्योंकि ये वापस चला जाएगा टू द फादर्स फैमिली। और फादर मदर अलाइव नहीं है तो मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ को चला जाएगा, मतलब ये पहले उनकी फैमिली में जाएगा, उसके अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो मेरे पास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरा लॉ जो आपको पता होना चाहिए कि सपोज एक हिंदू फीमेल है, अब हिंदू फीमेल के पास कितने टाइप की प्रॉपर्टी होंगी? पहली वो प्रॉपर्टी होगी जो उसको अपने हस्बैंड की साइड से मिली होगी, दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी वो है जो उसने खुद बनाई है अपनी मेहनत से, और तीसरे टाइप की प्रॉपर्टी है जो उसको पेरेंट्स की साइड से मिली है। यही तीन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब सपोज एक हिंदू फीमेल है जिसके पास बहुत सारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसने बिजनेस किया, कुछ काम किया, उससे जॉब करी, उससे उसने प्रॉपर्टी बना ली, और जब उसकी डेथ हुई ना तो उसके हस्बैंड जिंदा है ना ही उसका कोई बच्चा जिंदा है। अब मैम आपके हिसाब से प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? सर आपने कहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो पूरा आपने ताना बाना भुना है ना, मुझे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि अब किसको मिलेगी ये। अब ये लेडी के पेरेंट्स पे नहीं जाएगी, ये जाएगी लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड। ओके। और लीगल हेयर ऑफ हस्बैंड में कौन बचा है? हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, कौन बचा? हस्बैंड की मदर। सारी प्रॉपर्टी मदर इन लॉ पे चली है। और मदर इन लॉ नहीं है तो फादर इन लॉ, और फादर इन लॉ नहीं है, समबडी इवन वर्स, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ओके, तो हस्बैंड की फैमिली को सब कुछ ये जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा अगर उसने विल नहीं बनाई। ओके। और अगर आप ये बात एक हिंदू फीमेल को बता दो तो वो एकदम विल बना देती। ओके, विल बनाने के लिए डॉक्टर दीपक आपको किस तरह से मोटिवेट करते हैं, देखिए कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन जोक्स अपार्ट बेहद ज़रूरी है। अगर आप संपत्ति ओन करते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो है सीजलेसली किसी प्रॉब्लम के बिना उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें आप अपनी संपत्ति देना चाहेंगे, तो विल वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है।